सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो रेलवे रिफॉर्म से प्रभावित होकर के हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज। हंसी इस बात पे आता है कि बहुत सारी चीजों को लेकर के आपके मन में बहुत सारी बातें हैं और हमारे पास भी उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या ही एक्सप्लेनेशन देना है, क्योंकि बार बार हम बात करते हैं कि हम आगे देखें, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन सब बातों को छोड़ के अगर आगे फोकस करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो अभी जो हमारा फिलहाल फोकस है वो आगे है कि आपको लगातार एक प्रैक्टिस सीरीज कराया जाए जिसमें प्रतिदिन 25-30 क्वेश्चन हो जाए और बढ़िया क्वेश्चन भी हो, हर टाइप के क्वेश्चन हो और लेटेस्ट सवाल हो, क्योंकि लेटेस्ट सवाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सारा जो सवाल है वो आपका 2025 का ही है। इसमें कोई पुराना सवाल अभी हम फिलहाल ऐड नहीं किए हैं। अभी फिलहाल आपका सारा सवाल 2025 का चल रहा है और सब सवाल लेके आ रहे हैं। आगे का एक और प्लान है, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही प्लान कर रहे हैं। इसके बारे में आप बताइएगा कि इसमें आपका विचार क्या है। हम सोच रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरा पूरा तो पढ़ चुके हैं, बहुत सारा लेक्चर 17-17 घंटा 18-18 घंटा का भी इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, बहुत सारे लेक्चर का। लेकिन इस बार अब हम सोच रहे हैं कि आपको रिवीजन के टाइप पे और चाहे जो बिगिनर हैं उनके लिए भी एक टॉपिक को मैक्सिमम 3 घंटा, मतलब 2 से 3 घंटा के अंदर मैक्सिमम, और मिनिमम आपका 1 से 2 घंटा के अंदर भी हो सकता है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तैयार करें। और वो जो लेक्चर होगा वो वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर होगा, क्योंकि वो देखने के बाद जो मैथ कभी नहीं पढ़ा होगा उसको भी 100% समझ में आएगा। तो उस लेक्चर को तैयार करके आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम दें। तो जो हमारा विचार है इस पे आप अपना विचार प्रकट कीजिएगा। बाकी फिलहाल अभी आज हमारा जो है 5वां सेट है और सब बढ़िया चल रहा है। तो फिलहाल आइए 5वां सेट करते हैं, ठीक है ना। ये आपका मंडे टू सैटरडे चलेगा। संडे को इसी टाइम पे 7, 7:30, 8 बजे के लगभग में हम आपके साथ लाइव होंगे, आपसे बातचीत करेंगे। आपकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी डाउट होंगी, उस डाउट को ले लेंगे और बाकी फिर मंडे टू सैटरडे हम लोग सेट करेंगे। अगर आपका विचार होगा कि नहीं संडे को भी सेट दे दीजिए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी विचार करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सवाल करना शुरू करते हैं। जैसे कि पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पूछा है एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार है। इसमें आपको बताना है कि रेंज जो है इसका परिसर जो है क्या है। तो रेंज हो परिसर हो, इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। इसमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर का जो अंतर होगा वही आपका रेंज होगा, परिसर होगा। तो यहाँ पे रेंज निकालना है आपको, तो रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर 80 है और सबसे छोटा नंबर 45 है। तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए, यही आपका रेंज आ जाएगा 35। रेंज कितना हो गया? 35। क्वेश्चन है बहुत आसान। वो कहा जाता है ना, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो है बहुत आसान, लेकिन ये जो चीज है ना ये बहुत हम लोग को आगे बार बार या सेट में हर जगह पे देखने को नहीं मिलता है, और जिसके कारण इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि रेंज हो परिसर हो दोनों का नाम सेम है, ठीक है। रेंज हो परिसर हो ये दोनों सेम नाम है। इसके रेंज और परिसर बराबर जो होता है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस का छोटी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या सबसे और छोटी संख्या का अंतर जो होता है वही हमारा रेंज होता है, परिसर होता है, ठीक है भाई साहब। तो इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि ये हमारे दिमाग से बार बार निकल जाता है। या फिर एक कॉपी वैसा बनाइए अब कि जिसमें ऐसी छोटी छोटी बातें लिखी हुई हो और उसको रिवीजन करने में आपको टाइम ज्यादा ना लगे, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे, अब इस सीटिंग अरेंजमेंट अभी रेलवे का खास टॉपिक की तरफ चल रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल अभी देखेंगे, लगभग लगभग हर सेट में आपको देखने को मिल ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि IJKLOPQ एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख होकर के बैठे हैं। एल और क्यू के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। एल और क्यू के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। टोटल का गो 1 2 3 4 5 6 7,
मतलब एल एक किनारे पे है और क्यू एक किनारे पे है, सिंपल सा है। एल एक किनारे पे है और क्यू जो है एक किनारे पे है, क्योंकि बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं तो टोटल 7 गो है। आगे कह रहा है पी जो है क्यू के ठीक बाईं ओर है, तो पी जो है क्यू के ठीक बाईं ओर है। कुछ लोगों का विचार आ रहा होगा कि सर जी आप अगर एल को इधर और क्यू को इधर कर दे तो अगर आप भाई साहब क्यू को इधर कर दोगे तो क्यू के बाईं ओर कहां बैठाओगे? क्यू के बाईं ओर कहां बैठाओगे? क्यू के बाईं ओर बैठाने का जगह आपके पास नहीं होगा, इसीलिए आपको पी जो है क्यू जो है इस साइड बैठेगा और एल जो है इस साइड बैठेगा। अब आगे आ जाइए, आगे कह रहा है कि पी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो पी और आई, तो आई आपका यहाँ पे बैठ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। आगे कह रहा है कि ओ जो है के ठीक बाईं ओर कहीं बैठा है, लेकिन जे के दाईं ओर कहीं बैठा है। ओ कहाँ पे बैठा है? ओ यहाँ पे बात को ध्यान से समझेंगे। ओ का कह रहा है कि ओ के बाईं ओर कहीं बैठा है, तो ओ के बाईं ओर कहीं बैठा है, तो अगर के को हम यहां बैठा देते हैं तो ओ को हम यहां बैठा सकते हैं। ओ के बाईं ओर कहीं बैठा है, और यहाँ पे साफ साफ बोला है लेकिन जे के दाईं ओर कहीं बैठा है, तो जे को यहां बैठा दीजिए। और सब कोई बैठ गया। अब सब कोई बैठ गया तो आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ओ बैठा है, और यही आपका ओ जो है आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया भाई साहब? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ? अगर है तो कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं है तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए कि सर जी मजा आ रहा है, क्योंकि आपके एक कमेंट का इंतजार होता है हमको, और आप कमेंट करते नहीं है, पढ़ के भाग जाते हैं, तो दिल मेरा टूट 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 के सायराना मूवी की तरह, क्या ही कहे, मूवी देखे नहीं है, पता नहीं है। ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 48% मत प्राप्त किए और दूसरे उम्मीदवार से 756 मतों से पराजित हुआ। कुल मतदान किए गए मतों की संख्या। तुच्छा सा सवाल है, और तुच्छा सा सवाल है तो इसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। ये जो है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे परसेंटेज में सबसे बेसिक सवाल है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल मतों की संख्या जो है हमारा 100 होता है। ठीक है। कुल मतों की संख्या कितना है? 100 है। तो एगो को 48% मत मिला, तो 48% अगर 100 का निकालेगा तो कितना आएगा? 48 आएगा। तो दूसरा को कितना मिलेगा? तो 100 में से 48 घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो एगो को 48 मिला है, दूसरा को 52 मिला है। मिला है ना? कोई दिक्कत है ना सर जी? यहाँ पे ई जो है ये हारेगा और ये जीतेगा। तो ये कितना से जीता है? 4 गो से जीता है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 756 से जीता है। बस काट पीट में चाहिए 4 से एक बार में, और 4 एक कम 4, 3 और 5, तो 4 बाटू 32, 3 और 6, 4 नवा 36, तो 189। तो हमको क्या चाहिए? मतदान किए गए कुल मतों की संख्या। तो 100 का मान चाहिए, तो एक का मान 189 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 189 पे 00 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया भाई साहब? अगले सवाल पे बढ़ते हैं, फटाफट आ जाइए। 100% समझ में आएगा, इस बात की गारंटी रहेगी। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख का अध्ययन ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। कह रहा है कि विभिन्न वर्गों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। कितने इलेक्ट्रीशियन हैं जो आर्किटेक्ट भी हैं लेकिन दंत चिकित्सक नहीं है? तो ये जो होगा आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रीशियन और डेंटिस्ट, मतलब दंत चिकित्सक। यहाँ पे साफ साफ इसने बोल दिया है कि दंत चिकित्सक नहीं है। तो जब दंत चिकित्सक नहीं है, मतलब कि भाई साहब ई जो बॉक्स है, ई बॉक्सवा को बाहर कर देना होगा। मतलब ये सब जो है आपका कुछ आंसर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि साफ साफ बोला है कि दंत चिकित्सक नहीं है, तो इसको हम हटा दिए। अब बोला है कि आर्किटेक्ट भी है और इलेक्ट्रीशियन भी है, तो इलेक्ट्रीशियन और आर्किटेक्ट दोनों को मिला के कौन है? यही है। तो ये इसमें कौन है? 9 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है। ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। टाइम एट वर्क का सबसे बेसिक सवाल यहाँ पे दे रखा है। रॉबिन और वरुण मिलकर एक काम को, एक हॉल को 6 दिनों में रंग सकते हैं। रॉबिन और वरुण जो है मिलके एक हॉल को कितने दिन में कलर कर रहे हैं? 6 दिन में। रॉबिन अकेले 42 दिन में कर रहा है, रॉबिन अकेले 42 दिन में। तो यहाँ से वरुण कितने दिन में करेगा? तो सिंपल सा है, यहाँ पे टोटल वर्क ले लीजिए, यहाँ पे 42 हो जाएगा। तो 6 सत्ते 42, और 42 से कम 42। तो यहाँ पे क्या है? ये जो है हमको क्षमता बताता है कि रॉबिन और वरुण मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 काम करते हैं। ये जो है हमारा टोटल 42 यूनिट काम है।
जिसमें से ये दोनों मिलकर 7 काम करते हैं एक दिन में, और रॉबिन अकेले एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। मतलब वरुण जो है वो अकेले एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। तो वरुण एक दिन में अकेले 6 यूनिट काम कर रहा है। 6 यूनिट, और टोटल काम कितना है? 42 काम है। तो 42/6 करेंगे, कितना दिन में कर देगा काम खत्म? 7 दिन में काम खत्म कर देगा। तो यही 7 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है भाई साहब। अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि CDEFSTU में से प्रत्येक का एक अलग दिन परीक्षा है, जो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। एफ की परीक्षा शुक्रवार को है। ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे मंडे से शुरू हो रहा है। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, और संडे हो गया। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी सावन चल रहा है। एफ की परीक्षा शुक्रवार को है, तो एफ की परीक्षा शुक्रवार को है। आगे बढ़ेंगे। टी और एफ के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है। टी और एफ के बीच कितने लोग की परीक्षा है? 2 लोग की। तो अब टी तो नीचे आएगा नहीं, तो 2 लोग का परीक्षा, एगो यहाँ पे आएगा, एगो यहाँ पे आएगा। मतलब टी आपका यहाँ पे है। आगे कह रहा है ई और टी के बीच केवल 4 लोगों की परीक्षा है। ई और टी के बीच कितने लोग की परीक्षा है? 4 लोग की। तो ई आपका ऊपर जाएगा नहीं, तो 1 2 3 और एक यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। ई और टी के बीच 4 लोगों की परीक्षा है। आगे कह रहा है एस की परीक्षा यू के तुरंत बाद है। एस की परीक्षा कब है? यू के तुरंत बाद। तो एक साथ यही 2 जगह खाली है, तो यू के तुरंत बाद एस आ जाएगा। आगे कह रहा है डी की परीक्षा सोमवार को नहीं है, तो मतलब कि डी शनिवार को परीक्षा देगा। अब बचा कौन भाई साहब? तो बच गए हैं सी। ई चुपचाप सोमवार को परीक्षा देंगे। ठीक है। आगे क्या पूछा है? डी से पहले और सी के बाद कितने लोगों की परीक्षा है? डी से पहले, डी से पहले और सी के बाद। तो सी के बाद इतने लोगों की परीक्षा है। 4 लोगों की परीक्षा है, और यही 4 लोग वही हैं जो तुम सोचते हो कि 4 लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो वही 4 लोग हैं। ठीक है ना, जो तुमसे पहले परीक्षा दे के नौकरी लेके चल जाएंगे, और तुम झाल बजाते रह जाओगे। ठीक है, तो इनके चक्कर में ना रहा करो। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है राजेंद्र बिंदु ऐसे चलना शुरू करता है। देख लो, ये चलना शुरू कर दिया है। ठीक है ना, ठीक है, इसको चलाते हैं पहले। कह रहा है उत्तर की ओर 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो उत्तर की ओर 9 किलोमीटर गाड़ी चलाया। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाया। और कह रहा है कि और 11 किलोमीटर, अच्छा 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बाएं मुड़ता है और फिर 11 किलोमीटर। तो बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाया भाई साहब। कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाएं मुड़ेगा और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा, तो 10 किलोमीटर इधर आ जाएगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि अंतिम बार बाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो बाएं मुड़ के इधर 2 किलोमीटर चलाएगा, ठीक सामने आ जाएगा। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए और कितना चलाना चाहिए? तो यहां से सिंपल सा है कि पहले तो इस दिशा में गाड़ी चलाएगा। तो आपको डायरेक्शन पता होगा, जिसको नहीं पता है याद कर ले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ईस्ट हो या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इधर जा रहा है, तो पहले तो पश्चिम की ओर जाएगा। तो पश्चिम की ओर 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कितना किलोमीटर। तो यहां से यहां तक भाई साहब 7 है, और यहां से यहां तक कितना है? 10 है। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो यही 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 125 समान गोलों में ढाला जाता है। इस प्रकार बने 6 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आराम से समझेंगे। पहले यहां पे छोटे गोलों की संख्या बराबर क्या होती है? छोटे गोलों की संख्या, जब बड़ा गोलों को पिघला के, जब बड़ा छोटे गोलों गोला की संख्या। ठीक है, जब बड़ा गोला को पिघलाकर छोटा छोटा गोला बनाया जाए, तो उसका संख्या क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बड़े गोला का त्रिज्या यहाँ पे आर मान लेते हैं, तो आर का क्यूब, और बटे में छोटा गोला का त्रिज्या मान लेते हैं छोटा वाला आर, तो छोटा वाला आर क्यूब हो जाएगा।
अब यहाँ पे बोला है कि 125, तो संख्या आपका दे रखा है 125, बड़ा गोला का त्रिज्या दे रखा है 10, तो 10 इंटू 10 इंटू में 10 हो जाएगा, और बटे में छोटा वाला आर का क्यूब हो जाएगा। अब ये कितना है, 125 है और ये 1000 है, तो 125 से कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में। तो आर का क्यूब बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब कि यहां से भाई साहब आर बराबर आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। मतलब छोटे गोला की त्रिज्या जो है, छोटा छोटा गोला जो बनाया गया है उसकी त्रिज्या कितना है, 2 है। अब कह रहा है कि इस प्रकार बने 6 छोटे गोलों की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहां पे अगर आप 2 रखोगे तो 4 पाई और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 6 गो का तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 4 और पाई इसको ज्यों का त्यों रहने दो, और 4 छक्का 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 पाई इंटू 24 है, 4 पाई इंटू 24 है। हम पाई से गुना क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमको अनुपात निकालना है। तो बड़े गोले का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो फिर से 4 पाई आर स्क्वायर करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 पाई और इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात बताना है आपको भाई साहब, तो आप क्या करेंगे, 4 पाई 24 इंटू 24, और रेशियो क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू में 100। अब यहां से आपका 4 पाई कट जाएगा, इसीलिए हम इसको नहीं कर रहे थे। आगे करेंगे, तो यहां पे हमारा काटेंगे इसको, तो 4 से 6 बार में और 4 से 25 बार में। तो यहां पे हमको क्या बोला है, से मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 25:6 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब, किसी को तनिक भी दिक्कत ना होगा, ना कोनो प्रकार का समस्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे चले। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सियां 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 29 मिनट के अंतराल पर एक ही दिशा में चलना शुरू करती है। विपरीत दिशा से टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है एक व्यक्ति 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है, तो व्यक्ति की गति ज्ञात करें। तो यहां पे मान लेते हैं कि एगो ई टैक्सी है और एगो ई टैक्सी है, दोनों का स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये 29 मिनट के अंतराल पे निकला है ना, तो ये जो 29 मिनट में डिस्टेंस कवर करेगा वही इन दोनों के बीच हमेशा डिस्टेंस रहेगा। मतलब आप निकाल सकते हैं कि 54 के स्पीड से 29 मिनट में कितना दूर चलेगा। तो 54 और 29 मिनट है, तो 60 से भाग दे देंगे। यहाँ 6 से काट सकते हैं, काटना है तो 6 से काटिए, तो 6 नवा 54 हो जाएगा और 14 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना अगर कराएंगे तो करा लीजिए, 9 9 81 का 1 बच गया 8, 9 दूना 18 और 8 26, 261 बटे में 10 हो जाएगा किलोमीटर। मतलब इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 261 किलो, 261 बटे में 10 है आपका, 261 बटे में 10 है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 261 बटे में 10 किलोमीटर। अब एक आदमी जब यहां पे मिल चुका है इससे, तो ये इधर आ रहा है और ई वाला जो टैक्सी है इधर जा रहा है ना। तो ये जो कह रहा है कि इससे कितना 12 मिनट के बाद मिलता है, पहले इससे मिला उसके बाद इससे 12 मिनट के बाद मिला। तो बोल रहा है कि आदमी का स्पीड क्या है, तो आदमी मान लेते हैं कि एक्स के स्पीड से आ रहा है और ई जो है इधर से 54 के स्पीड से जा रहा है। तो जब ई इधर से जा रहा है और ई इधर से आ रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ई वाला जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से पूरा होगा, 54 प्लस एक्स के स्पीड से पूरा होगा। तो यहाँ पे 260 है और बटे में 10 है, और स्पीड कितना है, डिस्टेंस हो गया, और बटे में 54 प्लस एक्स हो जाएगा ना। और बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में 12 मिनट मतलब 12 बट्टे 60 हो जाएगा ना। अभी 10 आप नीचे लेके आएंगे, यहां से इस 10 को नीचे लेके आएंगे तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे तिरछा तिरछे गुना करेंगे 261, और बराबर में इधर 54 दूना 108 और प्लस का 2x हो जाएगा। अब 108 घटा दीजिए तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 8 घटेगा 3 बचेगा, और 5 में से 0 घटेगा 5 बचेगा, और 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा। 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12 और 2 पचे 10, 76.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ई कल के सेट में भी एक क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था, आज के सेट में भी है, तो इसको ध्यान रखेंगे, बढ़िया से इसको कर लेंगे।
ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पे इस स्पीड से चला है, यहाँ पे पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए। क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, 29 मिनट में कितना दूर जाएगा। और जो बीच का डिस्टेंस होगा अब वो कौन पूरा करेगा, टैक्सी और आदमी दोनों मिलके। तो वहां से टैक्सी का स्पीड निकाल लेंगे क्योंकि उसका समय दे रखा है। ठीक है भाई साहब, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जो है 10 है। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कितना है, 10 है। ठीक है, तो यहां से एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अगर ए है तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, ए का क्यूब प्लस का 3 ए हो जाता है ना। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 10 एक वन अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब और प्लस का 3 × 10 हो जाएगा। तो 1000 हो जाएगा और प्लस का 30 हो जाएगा। तो 1030 आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका ऑप्शन सी में आंसर अवेलेबल है। यही आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। बात समझ में आ गया तो हिलाइए मुंडी और आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि मिल्क को टीपीएसआर है, उसी प्रकार पीओटी जो है डब्ल्यूबीए है, तो एनएटीआईओ नेशन का क्या होगा। तो यहाँ पे 13 है और 13 7 20 है, 9 है, 9 7 16 है, मतलब 7 प्लस किया गया है तो 14 7 21, 21 पे यू हो जाएगा। 1 7 8, 8 पे एच होता है ना, 20 8 28, तो 28 में बी हो जाएगा, 26 2 28। तो यू एच बी आ रहा है और हमारा ए आ रहा है। तो 20 8 28 नहीं 27 करना है भाई साहब, 20 और 7 जोड़ रहे हैं ना, तो 27 ए हो जाएगा। यहाँ पे 9 7 16, 16 पे पी हो जाएगा, यू ए एच पी। तो यहाँ पे 3 गो ऑप्शन में एक गो ऑप्शन अभी खत्म हुआ है। यहाँ पे 15 और 15 7 22, 22 पे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। 22 पे भी हो जाएगा तो यहाँ पे अब हमको ऑप्शन मिल चुका है यू एच ए पी भी, बाकी किसी में नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हुए चलना होता है, हमको वहां पे आंसर निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं इससे मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ और सिर्फ इस बात से करता है कि आप सही आंसर दिए हैं कि नहीं दिए हैं। ठीक है, बढ़े आगे ना, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल और शानदार सवाल आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, अगला सवाल जो है बहुत ही बढ़िया सवाल और शानदार सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग जो है और गुणनफल इतना है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले कुछ हम आपको बताएंगे, उसको आप ध्यान रखेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या है भाई साहब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण है उसका मूल जो है वो अल्फा और बीटा है। मान लिए कि कोई भी द्विघात समीकरण जो है उसका मूल जो है अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का। अगर आपको पता है तो आप बताएंगे कि बहुपद और द्विघात समीकरण समीकरण में क्या अंतर है, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, पता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत छोटा सा बात है और कई बार पूछ दे भी देता है। ठीक है, और नॉर्मली ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस बताओ। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग है और अल्फा इंटू बीटा का मतलब मूलों का गुणनफल है। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग दे रखा है तो 4 - 3√2 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स प्लस का आएगा और यहाँ पे माइनस का 28 हो जाएगा, बराबर में 0 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों दिख रहा है, +4 - 3√2 एक्स और यहाँ पे माइनस का 28 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे एक्स स्क्वायर -4 - 3√2 एक्स माइनस का 28 बराबर 0, ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई साहब इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, रेलवे अभी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फॉर्मूला पूछ रहा है। अब अगर यही अगर इक्वेशन दे करके आपसे पूछ दे कि इक्वेशन अगर दे दे कि कोई भी द्विघात समीकरण दे दे और मूलों का योगफल पूछ दे, मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ दे, तो मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का बी बटे ए। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपका जो भी रहता है वो ये रहता है, ई जो है यहाँ पे बी है और ई जो है आपका सी है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो आपका सी बटे ए होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योगफल है और अल्फा इंटू बीटा का मतलब मूलों का गुणनफल है। तो कोई भी समीकरण देकर के आजकल पूछ दे रहा है कि बताओ भाई दिए गए समीकरण में मूलों का योगफल क्या होगा, और आपसे पूछ सकता है मूलों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि अरविंद अब 40 वर्ष का है और आशा 25 वर्ष की है। ठीक है, आज से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा से 4 गुनी थी। तो यहां पे अभी 40 का है, ठीक है, और ये 25 का है। तो यहां से आज से कितने वर्ष पहले, तो माइनस करा लेते हैं कि 100 वर्ष पहले। तो यहां पे कह रहा है कि अरविंद की आयु आशा से 4 गुना है। तो अरविंद की आयु आशा से 4 गुना मतलब 4/1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सॉल्व करा दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 25 चौका 100 और माइनस का 4x हो जाएगा, और इधर आपका 40 माइनस का x हो जाएगा। यहां से आप 4x को उधर लेके जाएंगे तो 3x बचेगा, और 40 को इधर लेके आएंगे तो 60 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यही आपका भाई साहब आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन से भी जा सकते थे, मिटा के माइनस करा के चेक कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में उतना जान नहीं था, इसीलिए डायरेक्ट कर लिए कि ऑप्शन 4 को तो कहीं ना कहीं पहला चेक करेंगे फिर दूसरा चेक करेंगे। आगे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, एस के सी क्या आएगा। तो यहां से एस जो है 19 पे है, डब्ल्यू 23 पे है, फिर ए जो है 27 पे है, मतलब कि 1 पे है, फिर 1 4 5 हो गया, तो 5 4 9 हो जाएगा, और 9 का मतलब आई हो जाएगा ना। उसके बाद ई आपका कितना पे, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27 हो जाएगा, और 27 का मतलब क्या होता है, ए होता है। तो आई और ए एक ही ऑप्शन में है, फिर हम आगे अपना माथा पेची नहीं करेंगे। और अगर आप आगे माथा पीछी करते हैं फिर भी, तो आप झाल बजाएंगे। ठीक है, और वो हम मंगवा चुके हैं, आपको पता है, ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। कहां से मंगाए हैं, ऑनलाइन। ठीक है ना, फ्लिपकार्ट पे भी सेल आया हुआ था ना, उसी में से। ठीक है, तो आप वही बजाएंगे। तो इसलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अभी हम जब क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो यही सबसे खास बात हम देख रहे हैं कि रेलवे को सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत प्यार हो गया है। एक एक शिफ्ट में दो दो सवाल, तीन तीन सवाल करा रहा है, बीन को करके, दाएं बाएं करके, गोला में करके, मेज पे करके, एक एक शिफ्ट में तीन तीन चार चार सवाल आया हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, LMNOPQ आर एक वृत्ताकार मेज के 4 ओर है, कई गो है टोटल, 3 और 4 7 गो है। तो 7 गो है ना, तो यहाँ पे जगह बना लीजिए पहले, 7 गो है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब पढ़िए क्या कह रहा है। एम जो है क्यू के ठीक दाएं और ओ के ठीक बाएं बैठा है। क्यू के ठीक दाएं एम, और ओ के ठीक बाएं बैठा है। एन जो है ओ के ठीक दाएं बैठा है। एन जो है ओ के ठीक दाएं, तो एन यहां पे बैठ जाएगा। पी जो है एल के ठीक बाएं बैठा है। आर जो है एल के ठीक दाएं और क्यू के ठीक बाएं बैठा है। आर कहां पे बैठा है, एल के ठीक दाएं और क्यू के ठीक बाएं, तो क्यू के ठीक बाएं आर हो गया, और एल के ठीक दाएं हो गया, और पी जो है एल के ठीक बाएं बैठा है, तो पी यहां बैठ गया। महाबाह्यात क्वेश्चन था, एकदम आसान था। यदि सभी व्यक्तियों एल से शुरू करके दक्षिणावर्त दिशा में वर्णाक्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाएं, तो यहाँ पे कितने व्यक्तियों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एल है तो एल से शुरू करेंगे, एल का एल ही रहेगा। ठीक है, तो एल के बाद कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। एम के बाद यहाँ पे एन आ जाएगा, और एन के बाद यहाँ पे ओ हो जाएगा। ओ के बाद यहाँ पे पी आ जाएगा, और पी के बाद यहाँ पे क्यू आ जाएगा, और क्यू के बाद यहाँ पे आर आ जाएगा। आ जाएगा ना। तो कई गो का स्थान अपरिवर्तित है, तो एगो तो एल हो गया, दूसरा आपका एन हो गया, तीसरा ओ हो गया, चौथा क्यू, और पांचवा आर। तो कई गो का स्थान अपरिवर्तित है, 5 गो का, तो यहाँ पे 5 आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। बात समझ में आया कि ना आया।
ना आया तो झाल बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब थोड़ा समझ के क्या करोगे हैं। दुनिया में ऐसा कोई है जो 100% उसको आता है? नहीं सर जी। तो फिर तुम सब समझ के क्या करोगे बताओ? एक आध को छोड़ दो ऐसे हूँ जो ना समझे, जो बिना समझे रह जाओ। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। कह रहा है ABCDEF एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचली मंजिल को 1 और उसके ऊपर के मंजिल को 2 इस प्रकार से संख्या दिया गया है। F और E जिस मंजिल पर रहते हैं उसका गुणनफल जो है 15 है। और आगे कह रहा है कि C B के ठीक ऊपर रहता है, D और E जिस मंजिल पर रहते हैं उसका योग 7 है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे भाई साहब E का पता चल गया कि 3 पे रहता है। तो यहां से सबसे निचली 1 2 3 4 5 6, ई का 3 हो जाएगा और डी का आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि डी और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 7 है। और यहाँ पे ऊपर बोला है कि ई और एफ जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल 15 है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका एफ हो जाएगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बोला है कि सी जो है बी के ठीक ऊपर रहता है। बी, आगे बोला है कि सी जो है बी के ठीक ऊपर रहता है। तो सी जो है बी के ठीक ऊपर रहता है, तो यही दो जगह बचा हुआ है। तो बी के ठीक ऊपर सी आ जाएगा। अब बचा कौन? तो बचा भाई साहब ए, जो कि सबसे ऊपर चुपचाप जाके रहेगा। क्या पूछा? बी और डी, बी और डी, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो इनके बीच कितने लोग हैं? वही 2 लोग हैं। ठीक है, जो आपके लिए सब कुछ त्याग करके और बस इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि इस बार इसका सिलेक्शन हो जाए तो ई काम करेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी अगर पढ़ने का ना मन करे ना, तो अपने लिए ना सही, आपके पीछे 2 ऐसे चेहरे हैं और उस चेहरा को आप कभी मत भूलिएगा, जो कि पिछला 20 साल 25 साल से सब कुछ त्याग के बैठे हैं कि इस बार इसका सिलेक्शन हो जाए तो इस काम को करेंगे। ठीक है, और यही 2 लोग हैं। ठीक है, और आपके लाइफ में कोई नहीं है जो निस्वार्थ आपके पीछे लगा हुआ है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह दिए गए, 3 निश्चित सेम है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस युग्म से संबंधित नहीं है? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाइए कि क्या है। 4 है और 6 है, 4 2 6, 11 1 12 हो गया। ये आपका 7 और 8 हो जा रहा है, 16 और 17 हो जा रहा है। तो यहाँ पे यही आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का अंतर है, 4 और 6 हो जा रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देख पाएंगे आप? दिख रहा है ना? दिख रहा है सर जी। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप, ओहो ओहो ओहो, 45 है, फिर 14 है, फिर 21 है, फिर 17 है, फिर 25 है। गजब गजब गजब। अच्छा, ओहो, हम भी ना गजब हाल करते हैं। यहाँ पे 45 है और यहाँ पे बी है, तो बी का अर्थ क्या दे रखा है? गुना दे रखा है, गुना 14। और यहाँ पे ए है, ए का अर्थ भागा है, भागा 21 है। ठीक है, बताएंगे तो तुम लोग हंसते हंसते पागल हो जाओगे। आगे डी है, तो डी का अर्थ -17 हो जाएगा। ठीक है, और आगे सी है तो सी का अर्थ +25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 45, पहले यहाँ पे इसको निपटाइए, 14 और बटे में 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से काट दीजिए, 7 तिया 21, 7 दूना 14 और 3 से 15 बार में, तो 15 दूना 30। तो यहाँ पे इतना का वैल्यू कितना हो गया? 30 हो गया। और 30 और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा प्लस में, तो 30 और 8 38 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आया भाई साहब? तो हिलाइए मुंडी और आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल, इससे पे भी पिछला सेट में एक सवाल आया था। कह रहा है प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर साधारण ब्याज एक धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? तो क्या कह रहा है? दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी होने का मतलब ब्याज कितना मिलेगा? 100% मिलेगा, मिलेगा ना। और जब एक साल, जब उसको ब्याज कितना मिल रहा है? 100% मिल रहा है। और कितने साल में मिल रहा है? 5 साल में मिल रहा है। तो जब 5 साल में अगर 100% मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिलेगा? तो एक साल में सर जी 20% मिलेगा। मिलेगा ना। जब अगर 5 साल में 100% मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। और एक साल का जो ब्याज होता है वही दर प्रतिशत होता है। एक साल का जो आपका ब्याज होता है वही क्या होता है? दर प्रतिशत होता है।
होता है ना। तो यहाँ पे आपका 20% जो है आपका दर प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो संख्या मान लेते हैं कि जो 17x है और ये 6x है। तो 17 इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 102 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या बोथ नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, वो किसके बराबर होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ पे इस संख्या 17:6 था, तो हम 17x और 6x मान लिए, और इनका गुणनफल कितना आ गया, 102 एक्स स्क्वायर हो गया। और बराबर में क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, तो यहाँ पे दे रखा है 102, तो यहाँ पे 102 हो गया। खत्म हो गया कहानी। x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो x बराबर जब 1 आ गया, तो यहाँ पे पूछा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग। तो पहला संख्या यहाँ पे 17 हो जाएगा और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 6। और एलसीएम, तो इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम गुना कर दीजिए, 17 छक्का 102। और एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो इनका योग पूछा गया है आपसे। तो इनका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/102 और प्लस में 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 102 नीचे आ जाएगा ना। तो 1 प्लस 102 हो जाएगा, मतलब 103/102 आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। 103/102 जो है आपका आंसर हो जाएगा, शुद्ध आंसर। ठीक है, थोड़ा सा भी बिना मिलावट के। आगे आ जाइए, अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के एक समूह में 20% पुरुष, 50% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं। तो टोटल यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 है। तो यहाँ पे पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष जो है, पुरुष 20% मतलब कि 20 हो जाएंगे। आगे महिला, तो महिला मतलब कि 50%। तो 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 और 20 70, तो बच्चा कितना हो जाएगा, बच्चे मन के सच्चे, लेकिन तुम लोग बच्चे में आते नहीं हो। तो 50 20 70 और 30 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से है। अब कह रहा है कि उनका औसत वजन, मतलब महिलाओं का, पुरुष का औसत वजन 45 है। तो 20 गुना 45 कर दो। ठीक है भाई साहब, प्लस में आ जाओ। महिला का 50 है तो 50 गुना 50 कर लो। ठीक है भाई साहब, प्लस में आ जाओ। आगे बच्चा का 50 है तो 30 गुना 50 कर लो। और टोटल कै गो है, टोटल 100 गो है, तो 100 से भाग दे दो। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो एक जीरो। यहाँ पे 45 दूना 90, प्लस में कितना हो जाएगा, 250। और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150। 150 बटे में 10 है। फिर से आपका कट जाएगा, जीरो जीरो जीरो, खत्म। 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40। और 9 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। बात समझ में आया, तो हिलाओ मुंडी, आगे आ जाओ। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल टुच्चा सा सवाल है। क्या कह रहा है, 62 है, 62 है, उसके बाद 61.1 है, उसके बाद 60.2 है, उसके बाद 59.3 है, उसके बाद 58.4 है, उसके बाद 57.5 है। आगे पूछा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है प्यारे लाल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या माइनस किया है, 0.9 माइनस किया है। सब में किया है -0.9, -0.9, आगे -0.9, आगे -0.9। तो आगे फिर से आप माइनस करा दो 0.9। तो 0.9 माइनस कराओगे तो 57, तो 56.6 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे बात को, तो बात को समझे तो आगे आओ, फिर काहे परेशान हो। अगला बता दो इनमें से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अब ये जो है तुम्हारा परेशान करेगा। तो देख भाई, परेशान होने का कोई बात नहीं है। 41 बटे में 64 है। तो अगर यहाँ पे ऊपर तुम रखते हो जीरो, तो लगभग 6 के आसपास कटेगा, जो 0.6 के आसपास आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 50 बटे में 59 है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे जीरो रखते हो तो लगभग 8 के आसपास कटेगा, 8 छक 48 कटेगा ना। तो लगभग यहाँ पे 8 के आसपास ले लेते हैं, 0.8। यहाँ पे 40 बटे में 70 है। तो यहाँ पे अगर आप जीरो रखते हो तो कितने बार में कटेगा, 0.5 के आसपास कटेगा, 7 पच्चे 35 कटेगा ना। और यहाँ पे 26 बटे में 90 है, 26 बटे में 90 है। तो यहाँ पे जीरो रखते हो तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 90 दूना 180 आता है ना, है।
90-270 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा कौन है, 50:59 जो है आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। आगे आ जाओ। अगला सवाल देख लो क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देख पाएंगे, कह रहा है कि प्लस को और आपस को माइनस में बदल दिया जाए, गुना और भागा को। तो यहाँ पे 54 × 11 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस 272 हो जाएगा, और यहाँ पे भागा 8 हो जाएगा, और प्लस 114 हो जाएगा। इसका गुना करा लो 54, और 54 कितना हो जाएगा, 4×5=9, 5। तो इसको गुना करा तो 5×9=4 हो जाएगा। माइनस का इसको काटेगा, 8×3=24, और 8×4=32 हो जाएगा, और प्लस का 114 हो जाएगा। तो जोड़ लो 114 को, यहां से 4×4=8, 9×1=10, और 6×1=7, और 34 को घटा दो तो 4, और 10 में से 7, और 674 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, कोनो दुख तकलीफ नहीं है। तो आगे आ जाइए। अगला सवाल सवाल कह रहा है कि एक रसोईया 8400 रुपया अर्जित करती है। यदि वह प्रति माह इसका 60% खर्च करती है, तो वह एक चौथाई वर्ष में कितने रुपए बचत करेगी। तो पहले आप यहाँ पे ये बता दीजिए कि एक चौथाई वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा। तो एक वर्ष में 12 होता है, 12 महीना, और एक चौथाई जब आप इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 महीना। मतलब कि आपसे पूछा गया है कि 3 महीना में कितना बचत करेगी, ठीक है। पूछा गया है कि 3 महीना में कितना बचत करेगी। तो यहाँ पे पहले आप बचत निकाल लीजिए एक महीना का। तो 8400 रुपया कमा रही है और 60% खर्च कर दे रही है, तो 40% बचाएगी ना। तो 40% निकाल लीजिए यहां से। 0×4=16, 6 बच गया, 1 8×32, और 1 33, और गुना करा दीजिए 3 से, क्योंकि 3 महीना का पूछा गया है। 6×3=18, 3×3=9, 1 10, और 9। तो यहाँ पे 3×3=9, और 1 10 हो जाएगा भाई साहब, 9 और 1 10 हो जाएगा। तो 10080 रुपया बचा लेगी 3 महीना में, ठीक है। तो आगे बढ़े ना, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि संदीप बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ठीक है भाई साहब। चलने दीजिए इनको, 3 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, 4 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाया, ठीक है। और वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ेगा और 7 किलोमीटर चलाएगा। तो यहां से पूछा है, आपसे क्या पूछा है कि यहाँ आने के लिए, तो आपको डायरेक्शन हम अभी बताए हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, और वेस्ट है। तो ये किधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना। तो इधर कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट हो जाएगा। और यहां से यहां तक 4 है, और यहां से यहां तक 3 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर पश्चिम में। तो 7 किलोमीटर पश्चिम आपका ऑप्शन ए में ही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। हिलाइए मुंडी और आगे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 45 है। बर्तन में पानी तब तक भरा जाता है जब तक कि वह 2/3 भाग न भर जाए। बर्तन में पानी का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में बताना है। तो आयतन का मतलब, यहां से अगर शंकु का आयतन का हम बात कर लें, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। तो यहाँ पे शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। शंकु का आयतन का अगर हम बात करें, शंकु का आयतन का अगर आपको पता है तो कमेंट कर दो। तो हम जानते हैं कि तुमको पता होगा नहीं, क्या कि तुमको तो पढ़ने लिखने से मतलब है नहीं। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr² हो जाएगा ना। इसी बात पे चल भाई, कमेंट करके बता दो बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन याद कर लेना कि इसको हटा दिया जाता है, बेलन का जो आयतन होता है वो πr²h हो जाता है, ठीक है। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, दोनों पता चल गया ना। अब आगे आ जाइए, तो आयतन निकालना है, तो यहाँ पे 1/3, और पाई मतलब पाई का, पाई में ऑप्शन है तो पाई छोड़ देते हैं। r² मतलब 31 × 31, और h मतलब 45। और साथ में ये भी बोला है कि जब तक 2/3 भाग न भर जाए, मतलब कि इसका 2/3 भाग हमको
निकालना है। क्या निकालना है? 2/3 निकालना है। तो यहां से 2/3 से गुना करा दो, ठीक है। 2/3 से गुना करा दो, बस बात खत्म। 3 तिहाई 9 और 9 × 5 = 45 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 5 दूना 10 और 31 का स्क्वायर तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हमको कमेंट करके बता दो 31 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। ये भी कमेंट करके बता दो 29 का स्क्वायर कितना होगा, और 28 का स्क्वायर कितना होगा, और 27 का स्क्वायर कितना होगा, और 26 का स्क्वायर कितना होगा। कि फटाफट कमेंट करके बता दो जल्दी से। 31 का स्क्वायर 961, 29 का स्क्वायर 841 होता है, 28 का स्क्वायर 784 हो जाएगा, 27 का स्क्वायर 729 हो जाएगा, 26 का स्क्वायर 676 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत है ना सर जी? तो अब यहाँ पे 31 का स्क्वायर 961 और 5 दूना 10, तो 961 पे एक जीरो आ जाएगा और पाई आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9610 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है ना? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। आगे आ जाइए, आगे देखिए क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह एक समान है। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे 14 2 16 हो रहा है, 19 2 21 हो रहा है, 21 2 23 हो रहा है। तो यहाँ पे 14 4 18 कहां से हो गया? यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गया? तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पे देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल वही है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे JKLM तो आगे N हो जाएगा, GHIJK हो जाएगा, और MNOPQ हो जाएगा, NKQ आपका जो कि ऑप्शन बी में है, यही आंसर हो जाएगा। तो अगले सवाल पे आ जाइए और आज का आखिरी सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है, ठीक है। और उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम संख्या से 1 घटाया जाता है। तो इसमें से 1 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। करेंगे इस प्रकार नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा, तो बाईं ओर से दूसरा मतलब कि 6 हो जाएगा, और दाईं ओर से तीसरा मतलब कि 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का सेट जो है समाप्त होता है। आप बताइए कैसा लग रहा है, और आपका क्या राय है? एक विचार हमारा आ रहा है कि इसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन अब धीरे धीरे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो आपका इस पे क्या राय है आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेट में, ठीक है ना। और बाकी आपसे लाइव आकर के जो आपका है कि सर लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट और मैसेज आ रहा है कि लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं। तो लाइव हम आएंगे संडे को लगभग 8 बजे के आसपास, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, नहाए धोए छिले हुए अंडे की तरह, नहीं तो पीट पीट के दही बारा बना देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? और पढ़ ले भाई, ठीक है ना। तो फिलहाल इस सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेट में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।